फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी रॉयल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा एंड सॉलिड ज्योमेट्री। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर चुके हैं कम्प्लीटली। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, जिससे आपको सुविधा होगी आगे बढ़ने में। चलो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं थियरी करूँगा, चैप्टर 3 का थियरी करूँगा। जितने भी सारे कंसेप्ट होंगे वेक्टर अलजेब्रा और सॉलिड ज्योमेट्री के, वो सारे हम क्लियर करेंगे, सारे कंसेप्ट। और उसके बाद जो है 1 बाई 1 3.1 3.2 3.3 इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे। और मेरे समझाने के बाद भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट कर लेना अपना, मैं आंसर ज़रूर दूंगा उसका। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला जो वर्ड है इसमें अलजेब्रा। तो 6 क्लास में ही आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो उसको शॉर्ट में हम डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है अलजेब्रा का। अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल एंड द रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दिस सिंबल इन फॉर्मूलाज। यानी अलजेब्रा जो है स्टडी होता है मैथमेटिकल सिंबल का, यानी जितने भी मैथमेटिकल सिंबल मिलेंगे आपको उन सब का स्टडी ही अलजेब्रा होता है। अब बोलोगे मैथमेटिकल सिंबल कैसा होता है, तो देखो मैथमेटिकल जो सिंबल होता है, ये जो अल्फ़ाबेट होता है ए से लेके जेड तक, ये आपका कुछ भी हो सकता है। पाई भी एक तरह का एक सिंबल ही, मैथमेटिकल सिंबल ही है। तो आपका ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ये सब एक्स वाई ए से जेड में आते हैं, और पाई ये भी सिंबल ही है। तो जितने भी मैथमेटिकल सिंबल होते हैं उन सब का जो है स्टडी अलजेब्रा के अंदर हम लोग करते हैं। और जो वो मैथमेटिकल सिंबल जो हैं उनका किस तरह से फॉर्मूला में यूज़ होता है उसका भी स्टडी करते हैं हम लोग अलजेब्रा में। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि x+2 लिखा है इक्वल टू 3x लिखा है, तो यहाँ पे जो x है ना, x किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी का स्टडी तो अलजेब्रा है, ठीक है ना। ये जो x है ये अलजेब्रा के अंदर आएगा, यानी जो हम x फाइंड करेंगे ये अलजेब्रा के अंदर में रह के ही हम फाइंड करते हैं, मतलब ये अलजेब्रा में ही आता है। तो अलजेब्रा को सिंपली एक लाइन में समझो। अलजेब्रा में जो वेरिएबल होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर होते हैं, जो कांस्टेंट है नंबर एग्जैक्ट, जैसे कि 1 2 3 जो भी काउंटिंग नंबर आते हैं वो सारे, और जो आपके सिंबल होते हैं जैसे आपका एक्स वाई जेड ये सब है, ये भी किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड करने के बाद आपको पता चलता है कि वो नंबर कौन सा है, तो वो सारे अलजेब्रा है। ठीक है, तो वही बोला गया है स्टडी। ये क्या है, स्टडी क्या है आपका, स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल है, और उस सिंबल का मैनिपुलेटिंग मतलब किस तरह से फॉर्मूला में यूज़ होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको एक इक्वेशन दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से आपको x फाइंड करना है, तो एक फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पे x क्या है, ये सिंबल मैंने आपको बताया, ये मैथमेटिकल सिंबल है। तो इसका किस तरह से यूज़ हुआ है फार्मूला में, आप देख सकते हो किस तरह से इसका फार्मूला बना है। तो वही बोला गया मैनिपुलेटिंग दिस सिंबल, इस सिंबल का मैनिपुलेट किया जाता है किसमें, फॉर्मूला में। यही चीज़ अलजेब्रा में आता है। ये अलजेब्रा का एक शॉर्ट डेफिनेशन था, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन टारगेट हमारा वेक्टर अलजेब्रा है। अलजेब्रा तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अलजेब्रा इसमें आ रहा था। चलो आगे समझते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब आया मेन पॉइंट, वेक्टर अलजेब्रा क्या है। तो देखो यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का डेफिनेशन है, वेक्टर अलजेब्रा रिप्रेजेंट द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर एंड रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। यानी वेक्टर अलजेब्रा रिप्रेजेंट करता है किसको, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को, और जो रिलेशन होते हैं वेक्टर में उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या क्या सीखेंगे फ्रेंड्स, उसमें हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर को जोड़ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी दो वेक्टर को घटाना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यानी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना, और रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब दो कंपोनेंट है वेक्टर के, तीन कंपोनेंट है वेक्टर के, मतलब जितने भी कंपोनेंट है
उनका रिलेशन जानना, किस तरह से वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये सब हम सीखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा में। अलजेब्रा मैंने बताया आपको क्या है, मैथमेटिकल सिंबल है। ओके, तो वही मैथमेटिकल सिंबल आपको वेक्टर अलजेब्रा में भी देखने को मिलेगा। और उस वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का रिलेशन। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अभी माइंड में रख लो, ठीक है, आगे जाके बहुत काम आएगा, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। ये बेसिक होता है फ्रेंड्स, ये एक बार क्लियर हो गया ना, उसके बाद सारे चीज़ यार कोई भी मैथमेटिक्स हो वो आसानी से हो जाता है। फ्रेंड्स अगला टर्म है स्केलर। स्केलर समझते हैं, ए क्वांटिटी विच इज़ completely specified by its magnitude only is called scalar। यानी स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड होता है मैग्नीट्यूड से, यानी सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। यानी अगर ऐसा राशि मान लो, सपोज करो ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा राशि या ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे लेंथ है जो कि मीटर में मैप किया जाता है, टाइम है जिसे सेकंड में, और मास को केजी में मैप किया जाता है। तीनों जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हों, तीनों का तीनों जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, यानी तीनों के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे अब देखो कोई चीज़ लेंथ है, जैसे सपोज करो एक रस्सी है, तो मैं इससे बोलूँगा कि इतना मीटर ये लंबा है, ठीक है, इतना मीटर ये लंबा है, इसको इस तरह से मैं मेज़र करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस डायरेक्शन में इतना लंबा है, इस डायरेक्शन किया तो इतना लंबा है, मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो इसका लंबाई घट रहा है बढ़ रहा है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। तो फ्रेंड्स स्केलर उससे ही बोला जाता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर बोलते हैं। जैसे लेंथ सिर्फ मीटर से काम चल जाता है इसमें, यानी मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। मास जिसको मापने के लिए सिर्फ केजी ज़रूरी है, यानी सिर्फ केजी से काम चल जाता है। जैसे आपका टाइम हो गया, इसे मापने के लिए सिर्फ आपका सेकंड ज़रूरी है, यानी सिर्फ इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए। इन सब जो जितने भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, इनको मैग्नीट्यूड है, सिर्फ इनसे मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। चलो अगले टर्म पे चलते हैं जो कि हमें सीखना है, ज़्यादा इसी फोकस करेंगे। वेक्टर, क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाई बाय इट्स मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड वेक्टर। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसे कम्प्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसे वेक्टर बोलते हैं। फ्रेंड्स एग्जांपल के लिए देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट है जिसको मीटर में मेज़र किया जाता है, वेलोसिटी है जिसको मीटर पर सेकेंड में मेज़र किया जाता है, एक्सेलरेशन है जिसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेज़र किया जाता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है इनको मेज़र करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट को ही ले लेते हैं, ठीक है, एक वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे पी पॉइंट पे है, और ये जो वस्तु घूम फिर के ऐसे करके ये जाती है, यहाँ पे जाती है, ठीक है, ऐसे घूमते हुए जाएगी यहाँ पे, ओके, क्यू पॉइंट पे। तो ये वस्तु यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे गई, तो यहाँ से पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाने में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को ही फोकस करना होता है। आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं। जो डिस्टेंस निकल के आता है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, और जहाँ से वो निकला है और जहाँ पहुँचा है वही उसका डायरेक्शन हो जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये रहा उसका डायरेक्शन, और यहाँ से वहाँ जाने में जो फाइनल डिस्टेंस है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें दो चीज़ों की नीड पड़ी, पहला उसका मैग्नीट्यूड जो कि मीटर में मैप हो गया, मेज़र हो गया, और यहाँ से जाकर यहाँ से निकलकर यहाँ जाने में जो डायरेक्शन उसने फॉलो किया वो डायरेक्शन हमें मिल गया। तो दो चीज़ों से डिस्प्लेसमेंट बना होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। उसी तरह से फ्रेंड्स वेलोसिटी है आपका, इसके लिए भी मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। जैसे यहाँ से फिर से वही एग्जांपल, यहाँ से पी पॉइंट से क्यू में कोई वस्तु जा रहा है तो पहले पता करेंगे कि क्या स्पीड है उसका, ठीक है। तो जो स्पीड उसका होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट जा रहा है तो वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा,
अगर वो इधर जा रहा है तो उसका इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन भी नीड पड़ेगा आपको वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए आपको, एक मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड के फॉर्म में आ जाएगा और एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा जो कि आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट फॉलो कर लेना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, वाई या वाई माइनस या नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, इससे पता लग जाएगा। तो जितने भी आपके वेक्टर क्वांटिटी होंगे सबको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो जिस क्वांटिटी के पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होंगे वो वेक्टर कहलाएंगे। यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दे रखा है, पी से लेके क्यू पॉइंट तक कोई वस्तु जाती है तो उसका डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा पी टू क्यू, और वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब एक नोट है उसे समझ लो। नोट नंबर 1, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो किसी वेक्टर को अगर दिखाना है तो किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर, चाहे जो आपके वेक्टर होंगे उसके ऊपर आपका एक डायरेक्टेड लाइन लगा होगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लगा होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो एरो का साइन है कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, ये आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से लगा होगा। देखो जिससे कि एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पी से लेके क्यों, कोई वस्तु पी से लेके क्यों जाती है, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो पी क्यों लिख देंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लिख के उसके ऊपर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लगा देंगे, इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इससे आप एरो भी बोल सकते हो। तो जिसके ऊपर भी जो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट है, तो जो भी अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर आपका ये लाइन लगा हुआ है, ये एरो का साइन लगा हुआ है, जिससे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लगा हुआ है तो वो वेक्टर है। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है, पी क्यू पे एरो लगा हुआ है, इससे हमें क्या क्या मिलती है। तो पहला मिलेगा मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ पी क्यू का लेंथ मिल जाएगा। पी और क्यू के बीच कितना लेंथ है ये हमें मिलता है। इसका लिखने का मीनिंग, मतलब पी ए जो एरो लगा है इसका लिखने का मीनिंग क्या है, इसके लिखने का मीनिंग दो आते हैं। पहला मैग्नीट्यूड, पी क्यू के बीच का जो लेंथ है वो पता लग जाएगा आपको, इसका लिखने ये है। और दूसरा आपका लिखने का इसका मीनिंग ये है कि डायरेक्शन मिलेगा आपको पी से ले क्यू। ठीक है, पी आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और क्यू जो है एंड पॉइंट है। तो पी से लेके क्यू यानी पी से लेके क्यू तक वस्तु जा रही है, ये आपको पता लग जाएगा। और फ्रेंड्स यही चीज़ अगर आपका पी क्यू लिखा था, अगर क्यू पी लिखा होता और इस पर ऐसा लग रहा होता, तो ये फ्रेंड्स ये क्यू से लेके पी तक जा रही है, मतलब क्यू से शुरू की है और पी तक जाएगी, यानी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। और ये आपका क्यू और पी के बीच डिस्टेंस, क्यू और पी के बीच जो डिस्टेंस होगा, लेंथ जिसे आप बोलते हो। तो याद रखना जो भी आपका ऐसा लिखा होगा उस पर एरो लगा होगा, यानी कुछ भी लिखा है उसके ऊपर एरो लगा है, ठीक है, तो वो दो चीज़ों को इंडिकेट करेगा। पहला मैग्नीट्यूड यानी उसके बीच का डिस्टेंस, और दूसरा डायरेक्शन यानी यहाँ से शुरू किया यहाँ तक पहुँचा। सेकेंड नोट देखो, ये सारे वेक्टर के ही नोट है, आपको याद रखने हैं। वेक्टर डिनोट बाय सिंगल लेटर इन कैपिटल बोल्ड टाइप और विद एन एरो ऑन इट। ये नोट हमें बता रहा है कि अगर किसी वेक्टर को हमें डिनोट करना है, दर्शाना है, तो उसको दिखाने के लिए जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनका कैपिटल लेटर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर लेंगे, वो भी बोल्ड करके, बोल्ड मतलब उसको थोड़ा मोटा कर देंगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देखो, मान लो कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर लिखना है मुझे, तो मैं ए लिखूँगा कैपिटल में, छोटा में नहीं लिखूँगा, कैपिटल में लिखूँगा, और उसको बोल्ड कर दूँगा, मतलब थोड़ा मोटा कर दूँगा, हैं कुछ इस तरह से थोड़ा मोटा कर दूँगा यार, मतलब इसको समझो, ऐसे थोड़ा सा मोटा कर दूँगा, ऐसे ऐसे। ओके, कैपिटल भी लिखना है, बोल्ड भी करना है, यानी मोटा भी रखना है। तो ऐसा दिखाने का तरीका है, ऐसा लिखो। नहीं तो दूसरा तरीका है, यहाँ पे एरो ऑन इट, यानी उस पर एरो लगा दो, यानी उस वेक्टर को लिखो उसके ऊपर एरो लगा दो, तो भी उसको वेक्टर ही पढ़ा जाएगा। जैसे आपका ए वेक्टर है, तो ए लिख दिया और इसके ऊपर एरो लगा दिया, तो बोलेंगे इसको ए वेक्टर। और आपको ऐसा नहीं लिखना, एरो नहीं लगाना है, तो आप एरो मत लगाओ, उसको बोल्ड कर दो, सिर्फ आप इसको बोल्ड कर दो, बस। दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। तो ज़्यादा अगर ये लिखा जाता है, ये वाला नहीं लिखा जाता है ना के बराबर, तो अब देखो
जो आपको सुविधा हो वो आप लिख सकते हो, दोनों सही है। अगला नोट देखो फ्रेंड्स, अगला नोट नंबर 3, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर ऑफ वेक्टर इन इटालिक टाइप्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे डिनोट किया जाता है या दर्शाया जाता है जो वेक्टर के लेटर होते हैं। वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर के ऊपर जो है आप एरो लगा दो तो वेक्टर पढ़ा जाएगा। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड दिखाना है सिर्फ, मतलब उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें दिखाना है, तो जो आप वेक्टर लिखे हो उसका स्मॉल लेटर लिखो, वो भी इटालिक में। इटालिक मतलब टेढ़ा, थोड़ा सा तिरछा। तो जैसे ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर लिख दे, इस पे एरो लग गया तो वेक्टर हो गया ना, इसको वेक्टर पढ़ेंगे। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है, तो इसका स्मॉल लेटर जो होगा, जैसे भी का ये कैपिटल है, इसका स्मॉल हो जाएगा, छोटा वाला भी, ठीक है, स्मॉल वी, और इसको इटालिक कर देंगे, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा किया। देखो मैंने टेढ़ा किया थोड़ा सा, देखो यार, ये देखो, मान लो कि ये कोई वेक्टर है, तो ये आपका, इसका सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कैसे डिनोट करेंगे उसको, कैसे दर्शाएंगे? तो छोटा वाला ए लिखेंगे, ठीक है ना, छोटा वाला लिखेंगे और भी थोड़ा सा तिरछा, कुछ इस तरह से, मुझे तिरछा नहीं हो पा रहा, देखो ऐसे कुछ तिरछा, ठीक है, ऐसे लिख लो, तिरछा और तिरछा लिख लो यार, थोड़ा सा जो भी है, तिरछा नहीं हो पा रहा है ऐसे, मैं ऐसे करता हूँ ना, ठीक है। अब देखो, अब तिरछा लग रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे लिख दो। तो कुछ इस तरह से आपको लिखने हैं तिरछा, उस जो लेटर है वेक्टर का उसका स्मॉल लेटर, और ऊपर से आपको थोड़ा इटालिक लिखना है। इसे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। तो उसको दिखाने के लिए भी लिखेंगे स्मॉल में, वो भी थोड़ा इटालिक में, यानी तिरछा में। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, टाइप ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। तो वेक्टर के तो आपके बहुत होते हैं, लेकिन जो इस बुक में है, मतलब उतना हम सीखेंगे कि सारा हम प्रॉब्लम कर सके, ठीक है। तो सारे हम वेक्टर के टाइप जान जाएंगे, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो सारे वेक्टर के टाइप हम समझ जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, वेक्टर आर फॉलोइंग टाइप्स, कुछ टाइप है वेक्टर के जो कि इम्पोर्टेंट है, जो जिसके अलावा कुछ नहीं आता, इतने ही वेक्टर के टाइप काफ़ी होते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए और कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो देखो, पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यानी इस वेक्टर को आप जीरो बोलो या नल वेक्टर बोलो, दोनों उसी का नाम है। तो वेक्टर, इसका डेफिनेशन देखो, ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड विच कैन हैव नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। यानी ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और कोई उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, यानी उसके साथ कोई भी डायरेक्शन जुड़ा नहीं है, उससे कुछ डायरेक्शन नहीं पता चलता है, उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है, तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब देखो आगे कुछ लिखा है, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर है, ठीक है ना, आ रही है, वेक्टर्स कोइंसाइड्स विद द एंड पॉइंट, यानी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस वेक्टर का, कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहीं पे उसका एंड पॉइंट होगा, यानी जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका एंड पॉइंट है। तो बताओ, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे वो ख़त्म हो गया, तो कहाँ से उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा और कैसे पता चलेगा डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, पी पॉइंट पे है, ये क्या कि ये पी पॉइंट से निकली है और पी पॉइंट भी मतलब पी पॉइंट से निकली और पी पॉइंट पे ही आके रुक गई, तो बताओ कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। यहाँ से सपोज कर, देखो ये घूमते घूमते आई ऐसे ऐसे, फिर यहीं पे आ गई, ठीक। तो जब यहीं से गई और यहीं पे आ गई, तो इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो डिस्टेंस तो निकल नहीं सकता, तो मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा, डायरेक्शन तो बता ही नहीं सकते, यहीं से निकली फिर यहीं पे आ गई, तो डायरेक्शन कहाँ से? तो इस टाइप के वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलते हैं या नल वेक्टर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ डिनोटेड बाई, इस तरह से थिक जीरो, इसको थिक जीरो पढ़ेंगे। फिर से बोलो मैंने कि आपको किसी वेक्टर को दिखाना है तो उसे कैपिटल में लिखो और मोटा कर दो, ठीक है। ये ओ लिखा मैंने, ओ नहीं सॉरी जीरो है, ऐसे कर दो, थोड़ा सा मोटा, थिक, ठीक है ना, बोल्ड, थिक। तो इस तरह से वो यहाँ पे जीरो है और जीरो को थोड़ा सा थिक कर दिया, थिक जीरो पढ़ेंगे इसको। तो कहीं भी आपको जीरो को थिक किया हुआ ऐसे मिले, थोड़ा सा मोटा किया हुआ मिले, तो समझ जाना वो जीरो वेक्टर का सिंबल है।
एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है और इस तरह से मतलब दिखाया जाता है उसको, ए वेक्टर को दिखाने का तरीका है जीरो वेक्टर को ए, क्योंकि ए से निकला था ए पे ही आ गया वो, ए इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ए से गया था ए पे ही आ गया, इसलिए इसको ऐसे ही दिखाया जाता है ए। कोई वेक्टर बी तो उसको बी दिखाएंगे, सी है तो सी दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना आपका, ये ए वेक्टर ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और बी पॉइंट आपका भी ए एंड पॉइंट, मतलब देखो जहाँ से शुरू हुआ, मान लो कि ये जो जहाँ शुरू हुआ वो ए पॉइंट था, ठीक, और ख़त्म जहाँ पे हुआ वो बी पॉइंट था, और ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है, ठीक है, तो बोलेंगे उसको जीरो वेक्टर, यानी जहाँ शुरू हुआ वहीं पे आगे आ गया तो समझो वो जीरो वेक्टर है। अगला टर्म समझो यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हैज़ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो कोई वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो समझ जाना कि वो यूनिट वेक्टर है। नोट देखो, यूनिट वेक्टर का कुछ नोट है जिसे आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन में आता है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड कैप, इस तरह से कैप, इसको कैप पढ़ते हैं, जो है ना ये इसे दिखाया गया है, जो इसको कैप पढ़ते हैं। लिखा कैसे गया देख लो, मैं दिखा देता हूँ। एक कैप इस तरह से, ठीक है, तो इसको कैप पढ़ते हैं। और कैप सिंबल एज एग्जाम्पल, यूनिट वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू वेक्टर ए इज रिटेन एज ए कैप। यानी देखो, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि किसी वेक्टर को लगा दो, किसी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा दोगे तो उसे हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। इस तरह से उसको डिनोट करने का तरीका है। जैसे एग्जांपल देखो, कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर कैसे, क्योंकि कैपिटल में मैंने लिखा है और उसको बोल्ड कर दिया है, तो ए वेक्टर है, इसको ए पढ़ेंगे, एरो नहीं लगाया, मैंने बोल्ड कर दिया, तो ए वेक्टर है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर मुझे यूनिट वेक्टर में से दिखाना हो तो इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ठीक, तो हम पढ़ेंगे इसको क्या, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर। इसको आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ओके। मैथमेटिक्स में देखो इसको किस तरह से लिखा जाता है। अगर यूनिट वेक्टर ऑफ ए मुझे लिखना है तो इसका मीनिंग ये है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना ए के ऊपर जो कैप है, इसका मीनिंग यही है। जो मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो इस तरह से है, यानी ए वेक्टर को डिवाइड किया गया है उसके मैग्नीट्यूड से। किसके मैग्नीट्यूड से, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यार। जैसे देखो, ये कोई वेक्टर है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है ए का, तो हम ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम इस वेक्टर को लिखेंगे, बोल्ड में लिख दिया मैंने। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसका जो डिस्टेंस जितना ये लेंथ है जिसका, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो जो आंसर निकल के आएगा वही यूनिट वेक्टर है। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब इसका लिखने का मतलब ये है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया है, ओके। तो आप फ्रेंड्स इतना समझ लो, जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना हमारे, उनका यूज डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। यहाँ पे देखो नोट में लिखे हुए हम, यहाँ पे देखो कोई वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया है, तो बचा क्या, डायरेक्शन ही बचा ना। अब सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब मान लो कि आपके पास जो है ये रोटी सब्जी है, ठीक है, रोटी सब्जी है खाने के लिए, तो उसमें से रोटी ख़त्म हो गया, ठीक है, रोटी आपने खा लिया ऐसे ही सपोज़ करो, तो क्या बचा आपके पास, सब्जी बचा, ठीक है, तो सिर्फ सब्जी बचा ना। उसी तरह से वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, पहली चीज़ होती है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, और उसका अगर मैग्नीट्यूड ख़त्म कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो बचा क्या, डायरेक्शन बचा, ओके। सेम उसी तरह से अब देखो, ये लिखा हुआ है मैंने नोट 2 में, द आइडिया ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट कोइंसाइजली द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर का जो आइडिया आया था लोगों को, जो मैथमेटिशियन थे, उनका आइडिया इसलिए आया था क्योंकि उसके हेल्प से, यूनिट वेक्टर के हेल्प से वो किसी वेक्टर का डायरेक्शन दिखा सकते थे। तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो देखो, जैसे आई जे के, ये आपके यूनिट वेक्टर ही है, क्योंकि देखो इनके ऊपर कैप लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, मैंने बताया किसी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा है तो वो यूनिट वेक्टर है। तो जो आपके यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो एक्स के डायरेक्शन में होगा, देखो यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन डिनोट करता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो एक्स के डायरेक्शन में आई को दिखाया जाता है, आई कैप, ठीक है। वाई के डायरेक्शन में जे को दिखाया जाता है, जे कैप। और ये आपका जेड के डायरेक्शन में के को दिखाया जाता है, यानी के कैप। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, एक्स वाले को आई कैप से, वाई वाले को जे कैप से, और जेड वाले को के कैप से दिखाया जाता है,
डायरेक्शन। अगला देखो, अगला नोट, इफ़ टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन देन बोथ द वेक्टर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। यानी दो वेक्टर है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे दिशा में हैं, तो उसे हम नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे दूसरे का, ठीक है। इसे एग्जांपल के तौर पे समझो, द वेक्टर ऑफ क्यू पी रिप्रेजेंट द नेगेटिव ऑफ पी क्यू। यानी जो क्यू पी है वेक्टर, ये पी क्यू के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलेंगे ये नेगेटिव ऑफ पी क्यू है, मतलब क्यू पी, यानी जो क्यू पी है पी क्यू के जस्ट उल्टा है, अपोजिट है, इसलिए इसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। किसका? पी क्यू का, यानी क्यू पी नेगेटिव वेक्टर है पी क्यू का। देखो पी क्यू, सपोज करो पी क्यू आपका वेक्टर है, ये कुछ इस तरह से इसको दिखाएंगे, पी क्यू मान लो कि ए वेक्टर है, और जो आपका क्यू पी वेक्टर है, यानी देखो पी आपका क्या इनिशियल पॉइंट है, क्यू आपका फाइनल पॉइंट है, यानी एंड पॉइंट है। अब इसको उल्टा कर दोगे, ठीक है, अरे यार ऐसे देखो यार, एक आपका वेक्टर है ये, ठीक है, पी क्यू इस तरह से, ये पी से लेके क्यू तक जा रहा है, और एक आपका वेक्टर है जस्ट इसके उल्टा, ठीक है, ये आपका यहाँ से जा रहा है, ये रहा पी, अब ये रहा क्यू, पलट गए। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने बताया आपको क्या नेगेटिव वेक्टर को इसको बोलेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस एक दूसरे के उल्टा दिशा में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। यानी क्यू पी जो वेक्टर है पी क्यू वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। चाहे ऐसे बोल सकते हो पी क्यू वेक्टर क्यू पी का नेगेटिव वेक्टर है, एक दूसरे के नेगेटिव है, इनका नेगेटिव ए है, इसका नेगेटिव ए है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। तो अगर मुझे ए वेक्टर का नेगेटिव दिखाना था, उसके आगे नेगेटिव लगा दूंगा, बस काम खत्म। अगला वेक्टर को समझो, फ्री वेक्टर। व्हेन ए वेक्टर इज मूव्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन नोन एज फ्री वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसे हम बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए उसे मूव कर सके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके बिना उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो उसे हम बोलेंगे फ्री वेक्टर। जैसे देखो ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे कर दिया, मतलब ये पहले यहाँ पे था, अब मैंने उठाया इसको यहाँ पे कर दिया। देखो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया मैंने, पहला ये ऐसे है तो अभी भी ऐसे ही है सेम, इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने चेंज नहीं किया, ये इतना लंबा था तो इतना ही लंबा है, ठीक है, दोनों अभी लंबाई भी सेम है, दोनों का लेंथ भी चेंज नहीं किया, डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, तो इसको फ्री वेक्टर बोलेंगे। यानी ए एक फ्री वेक्टर है, इस जगह से एक जगह जा सकता है, यानी कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज किए बिना मूव किया जा सके, उससे हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आते हैं टाइप में, इक्वल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड ऑल्सो डायरेक्शन इज सेम। यानी दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। सेम मतलब एक जैसा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, तो दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो डायरेक्शन दोनों का सेम है और उतने ही लेंथ में भी है, वो इतना भी लेंथ है वो भी इतना ही लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम है, तो ए जो है बी का इक्वल है, ए बी इक्वल, दोनों को इक्वल वेक्टर हम बोल सकते हैं। तो इक्वल होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट आते हैं पांचवा टाइप, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर आर टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। यानी कोलिनियर वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलेंगे, ये दो या दो से अधिक कोलिनियर कोई वेक्टर हो सकता है, तो दो या दो से अधिक कोलिनियर वेक्टर हम तभी बोलेंगे जब उनका जो है पैरेलल लाइन सेम हो। यानी फ्रेंड्स दो वेक्टर है, ठीक है, सपोज वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर को कोलिनियर हम तभी बोलेंगे जब वो एक लाइन के ही पैरेलल हो, भले उनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
यानी दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन वो एक लाइन के पैरेलल हैं दोनों, तो हम बोलेंगे कोलिनियर है। कोलिनियर है। जैसे देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर, एक लाइन है यहाँ पे रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये इस रेड लाइन के दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल करने का मतलब क्या है, इसकी अगर डिस्टेंस देखा जाए, अगर आपको डिस्टेंस आप मापोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनके बीच दोनों सेम आएगा। यानी दोनों इस, यानी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ तक मापा डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ तक मापा डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक मापा डिस्टेंस, तो एकदम सेम आएगा। ठीक है, यहाँ जहाँ पे भी इस लाइन से इस वेक्टर का डिस्टेंस माप लो, सेम ही आएगा। सेम इसी तरह से आप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर का डिस्टेंस माप लो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है इसके बीच जो डिस्टेंस आएगा हर जगह सेम आएगा, इसलिए इसको पैरेलल बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक वेक्टर कोलिनियर तभी बोले जाते हैं जब किसी एक लाइन के पैरेलल हो, भले उनका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, कोई मतलब, डायरेक्शन अलग है कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड अलग है कोई दिक्कत नहीं, बस वो किसी पैरेलल लाइन के पैरेलल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे नोट लिखा है, कोलिनियर वेक्टर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोलिनियर वेक्टर कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब इंटरसेक्ट करेंगे भी तो कैसे करेंगे, एक दूसरे के तो पैरेलल है, कोई चीज़ पैरेलल है तो कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है आपका, और सपोज करो ये है और एक वेक्टर ये है, अभी इंटरसेक्ट करेगा कैसे, ये जाएगा इस डायरेक्शन में उतनी डिस्टेंस में, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, कभी नहीं करेगा, इतना सट भी जाएगा ना तुम, ये पूरी तरह से, ठीक है, तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलो एक लाइन पे ही मान लो, एक लाइन पे ही दोनों है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दूसरे तो एक लाइन में ही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं कट करना होता है किसी एक पॉइंट पे, कहीं एक ही पॉइंट पर कट नहीं कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर वेक्टर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं, मल्टीप्लेक्शन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यानी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लेक्शन करना। तो ये देखो कैसे करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर है, इसके ऊपर ये लगाया तो वेक्टर ये, एंड स्केलर एम। तो एम क्या बोला मैंने, एम जो स्केलर होता है उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो ए वेक्टर है और स्केलर एम है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज एम टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट टू ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी फ्रेंड्स, अगर हम किसी वेक्टर ए को एम जो कि स्केलर है को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो एक वेक्टर ही हमें मिलता है। यानी वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, वेक्टर देता है जिसमें एम टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। यानी जो मैग्नीट्यूड उसका पहले सपोज करो 2 है, तो और उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 स्केलर है तो उसका उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 आपका बढ़ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, इस तरह से उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, जितना से मल्टीप्लाई होगा उतना बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। दैट ऑफ ए मतलब ए का एम टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। एंड डायरेक्शन इज सेम, और डायरेक्शन सेम ही रहेगा। अब देखो डायरेक्शन सेम रहेगा, सेम कहने का मतलब है कि अगर एम पॉजिटिव है, यानी एम आपने जो एम क्या है, एम नंबर है, एक स्केलर क्या होता है, नंबर ही तो होता है, ठीक है। तो एम आपका डिपेंड, एम जैसा रहेगा वैसा उसका डायरेक्शन होगा। एम पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा जो पहले था, अगर एम नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसके जो पहले वेक्टर था। सपोज करो, देखो एग्जांपल समझो, इसे जैसे एक वेक्टर ए है, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 स्केलर है तो उससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a वेक्टर हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया वेक्टर ये, ओके। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, माइनस, अगर मुझे माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने तो देखो -2a हो गया। अब देखो इस कंडीशन में डायरेक्शन तो उसी वही वेक्टर का रहा, जो देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह से है, तो आपका सेम अभी भी डायरेक्शन उसी तरह से है, उसी में है। लेकिन जैसे -2a से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, ये -2a हो गया, यानी ए के जस्ट उल्टा हो गया। ऐसे देखो,
जैसे देखो कोई ए वेक्टर है, ओके, ए वेक्टर है, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू ए वेक्टर, ठीक है, यानी ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इतना था पहले, अब इतना हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ गया ये, ओके। तभी देखो अभी भी डायरेक्शन यही वेक्टर है, 2 ये हो गया ये, तो अभी भी डायरेक्शन सेम ही है, इस तरह से। अभी पहले ऐसे था, अभी भी ऐसे ही है। अब -2 ऐसे कर दिया है, देखो -2 इंटू ए वेक्टर। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ए वेक्टर देखो, ए वेक्टर ऐसे पहले था ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस तरह से घूम जाएगा, 2 टाइम्स होके इस तरह से घूम जाएगा, 2 टाइम्स तो होगा लेकिन इस तरह से हो जाएगा वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये -2 ये वेक्टर हो गया, ओके। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका डायरेक्शन उस स्केलर पे डिपेंड करता है कि वो प्लस है माइनस। प्लस है तो वही डायरेक्शन रहेगा सेम, अगर माइनस है तो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला टर्म समझते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट। स्पेस कोऑर्डिनेट का बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ मिलने वाला है, क्योंकि वेक्टर पूरी तरह से स्पेस कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड होता है। तो इसी के ज़रिए हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत से डायग्राम आपको वेक्टर में बनाने पड़ेंगे, तो ये आप माइंड में रख लो, समझो इसे। लेट एक्स डैश ओ एक्स कोमा वाई डैश ओ वाई एंड जेड डैश ओ जेड be 3 mutual perpendicular lines which intersect at O. When we taken together, these lines are called the space coordinate or coordinate axis। यानी कोई 3 लाइन है जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो, ठीक है। कोई भी 3 लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है और ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं यानी कट करते हैं। तो वैसे लाइन को वो आपस में मिला जाए तीनों लाइन को, तो उनको बोलेंगे स्पेस कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। यानी समझो ऐसे कि 3 लाइन है, ठीक है, तीनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे की और एक पॉइंट पे तीनों को तीनों कट करते हैं। तो तीनों को तीनों मिला देने से लाइन को जो स्पेस बनता है उसको स्पेस कोऑर्डिनेट बोलते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। तो जहाँ पे वो तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। देखो जैसे ये आपका जेड है, ये जेड आपका है एक लाइन, ठीक है। आपका ये देखो वाई वाला लाइन ये है, वाई डैश वाई, ठीक है। अब एक्स आपका और एक्स डैश, ठीक है। ये कुछ इस तरह से देखो, ये बाहर की तरफ है, देखो फ्रेंड्स ये बाहर की तरफ है, इस तरह से है, देखो जैसे देखो ये फ्रेंड्स ऐसे है, जैसे ये देखो ये आपकी ओर जा रहा है कैमरे की ओर, ठीक है, और नीचे जा रहा है। तो इस तरह से ही है, एक्स एक्सिस इस तरह से है, ठीक है, ये ऊपर ऐसे 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 है, ठीक है। 3 लाइन है ना हमारे पास, तीनों आप दूसरे में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं। देखो ये इस तरह से हो गए, ये कुछ इस तरह से, ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, देखो ये पेन जो है ना ये ऊपर आपकी तरफ कैमरे की तरफ है, ठीक है। और ये आपका ये हो गया ये वाई, और ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स जेड, और ये जो हो गया फ्रेंड्स एक्स, कुछ इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ओके। ऐसे भी कर लो, जेड उल्टा हो गया, ठीक है, वाई उल्टा हो गया, इस तरह से आप कोई भी मतलब किसी डायरेक्शन में घुमा लो, एक आप बोल सकते हो, वाई से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैथमेटिशियन ने कर रखा है कि हम इसको एक्स बोलेंगे इसको वाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को एक्स वाई जेड बोल सकते हो। में ज़रूरी होता है एक्स जो है इस साइड होता है, वाई जो है आपका इस साइड होता है, इस तरह से होता है 2D में। 3D में आपका एक दूसरे को ऐसे प्लॉट सकते हैं, 3D में तो प्लॉट सकता है ना, जैसे घुमाओगे ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। 3D है ना, हम 3D तो पढ़ रहे हैं, ये सॉलिड ज्योमेट्री 3D ही होता है, ठीक है। ये घूम गया से, ये घूम गया से, तो भैया सपोज करो ये देखो ऊपर वाला अगर एक्स है, अगर मैंने ऐसे घुमाया तो एक्स इधर आ गया, ठीक। तो ये मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो तीनों लाइन है एक दूसरे को यू पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पे कट करते हैं। और तीनों लाइन को मिला देने से जो स्पेस बनता है उसको स्पेस कोऑर्डिनेट बोलते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। बस इतना याद रखना, स्पेस कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट एक्सिस, बस। अब देखो यहाँ पे, अब लेकिन ये याद रखना कि जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, उसी तरह से माइंड में रखना, यही काम आता है, यही यूज होगा, ठीक है। अब देखो एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्स डैश ओ एक्स से बनेगा
जो लाइन है ना एक्स डैश ओ एक्स, उससे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन का नाम रखा गया है एक्स एक्सिस। वाई डैश ओ वाई लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जेड डैश ओ जेड को बोलते हैं जेड एक्सिस, मतलब इस लाइन को जेड एक्सिस बोलते हैं। ओके, मतलब जिसमें जेड आए वो जेड एक्सिस, जिसमें एक्स है एक्स एक्सिस, और जिसमें वाई है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं। क्योंकि इतना लंबा लाइन लेना पॉसिबल नहीं है ना, अब एक्स डैश ओ एक्स लाइन बोलेंगे इससे अच्छा लग नहीं रहा ना, तो इसको हम एक्स एक्स एक्सिस बोलती है। ठीक है, इसका नामकरण किया गया है मैथमेटिक्स में। अब देखो नेक्स्ट नोट पे फोकस करो। द प्लेन वाई ओ जेड इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। द प्लेन जेड ओ एक्स इज कॉल्ड जेड एक्स प्लेन। द प्लेन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। यानी देखो ऐसे प्लेन जिसमें आपके वाई जेड आते हैं तो उसको वाई जेड प्लेन बोलेंगे। ओ तो ओरिजिन है, ओरिजिन ओ तो जोड़ने का काम कर रहा है ना, ठीक है, दो प्लेनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो आपका ओरिजिन है। ओके, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना किसी भी प्लेन का। तो ये देखो यहीं से आपका शुरू होता है कोई भी चीज़। तो ये जो ना जो जिस मतलब सिंपल समझो, जिसमें जो एक्सिस आपको दिखेंगे, जैसे वाई जेड दिख रहा है तो वाई जेड प्लेन हो गया, इसमें जेड एक्स दिख रहा है तो ये आपका जेड एक्स प्लेन होगा। ओ पे फोकस मत करो, यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है तो एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इसको देखो डायग्राम में देखते हैं, जिससे वाई वाई ओ जेड देखते हैं, वाई ओ जेड। तो अब देखो देखो वाई ओ और ये आपका ये जेड, ठीक है, वाई ओ जेड। तो जो ये एरिया आ गया ना इसका, इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, क्योंकि ये इतने जो एरिया हैं वाई जेड में आएंगे, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन बोल देंगे इसको। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरा आपका है जेड ओ एक्स। तो आपका ये रहा आपका कहाँ गया, जेड ओ एक्स। तो ये जो है ना वो अंदर की ओर है, ठीक है ना, अंदर की ओर है, तो वो जो एरिया आ गया वो जेड एक्स प्लेन में आ जाएगा। इस तरह से प्लेन बनाया गया है और सबका प्लस माइनस है, एक प्लस है तो दूसरे और माइनस है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। इस तरह से प्लस आएगा तो ये वाई डैश में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो यार, देखो जैसे कि ये देखो ये मैंने लाइन खींच दिया, तो इस साइड प्लस है तो इसके और माइनस है, ठीक है। तो किसी एक प्लेन के दो साइड हैं प्लस वाले माइनस वाले। अब यहाँ पे मैं डैश ले लूँगा जेड डैश, तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से सबके प्लस माइनस हैं, बस इतना याद रखो। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, जो मैं सिखा रहा हूँ उतना सीख लो। वाई और जेड को वाई जेड प्लेन बोलते हैं, हमको डैश वाला नहीं लेना है, ठीक है, विदाउट डैश लो। वाई ओ जेड को जेड प्लेन जेड वाई जेड प्लेन, जेड ओ एक्स को जेड एक्स प्लेन, और एक्स वाई को एक्स वाई प्लेन। आगे देखो नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं। वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन टुगेदर आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यानी तीनों प्लेन को मिला के अगर एक शब्द बोला जाए तो उसके बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तीनों प्लेन को मिलाकर एक शब्द बना है कोऑर्डिनेट प्लेन, याद रखना। तो जहाँ कहीं भी कोऑर्डिनेट प्लेन लिखा हो तो इसका मतलब तीनों प्लेन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं। द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 कंपार्टमेंट कॉल्ड ऑक्टेंट्स। तो जो आपके तीनों का तीनों प्लेन है ना, तीनों प्लेन जो है आपके 8 कंपार्टमेंट जनरेट करते हैं, मतलब 8 कंपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है ना, 8 डिवीज़न बनाते हैं, सपोज करो 8 डिवीज़न, ठीक है, उसे ऑक्टेंट बोलते हैं। तो 8 डिवीज़न क्या है, इसलिए मुझे ऑक्टेंट बोलते हैं। केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा आपने, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इससे मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ 8 कैसे हुए, ठीक है, ऑक्टेंट कैसे हुए। देखो ये देखो ऊपर का पहले पार्ट देखो, ये आपका हो गया 3 लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो स्पेस कोऑर्डिनेट बन गए। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, 4 ऊपर हो गया, 4 ऊपर का हो गया और 4 नीचे भी होगा, टोटल हो गया 8। तो 4 ऊपर 4 नीचे टोटल 8। तो इस तरह से ऑक्टेंट बनती है, सारे सारे तीनों लाइन बोल रहे हैं, तीनों प्लेन, ठीक है। तो नोट देखो, नोट है यहाँ पे, द ऑक्टेंट ओ एक्स वाई जेड इज इन विच ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव और फर्स्ट ऑक्टेंट। यानी फ्रेंड्स जो आपके ओ एक्स वाई जेड ये 4 आपके पॉइंट है, ये मिल के जो आपके प्लेन बनाते हैं ना, वो आपके पॉजिटिव वाले होते हैं। पॉजिटिव और फर्स्ट ऑक्टेंट होता है, पहला ऑक्टेंट वही होता है जो इससे बनते हैं, इस पॉइंट से जो आपका प्लेन बनता है, ठीक है ना, जो एरिया बनता है ना उसको फर्स्ट ऑक्टेंट बोलते हैं और पॉजिटिव ऑक्टेंट भी बोलते हैं। यानी देखो समझो, कहने का मतलब है कि इससे ही सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट जनरेट होता है, ठीक है।
और फर्स्ट ऑक्टेंट भी इससे बोलते हैं, मतलब इससे ही शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 8 तक जाता है। तो अगर कहीं ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आए तो फर्स्ट ऑक्टेंट किससे बोलते हैं, तो अगर ऐसा लिखा हो तो उस पर टिक मार के आ जाना, पूरा नंबर मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट और पॉजिटिव ऑक्टेंट OXYZ होता है। बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि सेकेंड ऑक्टेंट में कौन सा साइन आता है, ऐसे भी निकालोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये डैश वाला जो होता है नेगेटिव होता है। यार इसमें निकालना कोई मुश्किल काम है क्या? ये आपकी OXYZ, तो जो एरिया आपका इधर बनेगा, ठीक है ना, ये जो एरिया इधर बनेगा वो आपका पॉजिटिव और फर्स्ट ऑक्टेंट होता है। उसके बाद जिधर डैश होगा उधर नेगेटिव ही आ जाता है, प्लस माइनस आता ही रहेगा, किसी में प्लस आएगा किसी माइनस आएगा, इस तरह से प्लस माइनस का कॉम्बो होता रहेगा। लेकिन ये जो एरिया है ना आपका OXYZ, इसमें सिर्फ प्लस होता है और पहला ऑक्टेंट भी होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। अगला टर्म समझते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का एडिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखो, दो वेक्टर को ऐड करना है तो दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं किसी दो वेक्टर या तीन वेक्टर को आपस में ऐड करने के। फ्रेंड्स देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये वेक्टर है और 3D भी है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से ये जो है प्रैक्टिकल होता है, पूरी तरह से डायग्रामेटिकल होता है। हर एक वर्ड, हर एक कीवर्ड आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसलिए थोड़ा समय दो, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। मैं बीच में कौन सा वर्ड, कीवर्ड आपके लिए बोल दूं तो आप ध्यान रखना, इस चीज़ को आपके लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो समझते हैं पहला जो है तरीका, कैसे ऐड करेंगे वेक्टर को। तो पहला तरीका है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी ट्रायंगल लॉ से भी हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है, मतलब ट्रायंगल लॉ पहला तरीका होता है वेक्टर को ऐड करने का। इफ़ एनी ए ट्रायंगल द वेक्टर, देखो ऐड करने का तरीका लिखा गया, डेफिनेशन समझो, इसका मीनिंग समझो। इफ़ इन ए triangle the vector of its two sides are taken in the same order and the third vector is taken in the reverse order of both the vector, then the third vector will be equal to the sum of the both vector lying in the same order। यानी हमें किसी दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो देखो, ट्रायंगल के कितने आपके ट्रायंगल कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो पहले तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा उन वेक्टर का। ठीक है, तो दो आपके वेक्टर, जो दो वेक्टर है उनका आपको सेम डायरेक्शन, सेम ऑर्डर में लेना है। डायरेक्शन नहीं, सेम ऑर्डर में लेना है। सेम ऑर्डर करने का मतलब है, देखो जैसे कि अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसे जाने देंगे। ठीक है, और सेम मतलब चल रहा है तो आगे चल रहा है तो सिर्फ आगे ही चलने देंगे उसको। अब ये नहीं कि ऐसे चल रहा है तो ऐसे कर देंगे, सॉरी ऐसे चल रहा है तो इसको ऐसे कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। उल्टा नहीं करना, सेम ऑर्डर में चलना है, सेम ऑर्डर। तो किसी ट्रायंगल में दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में लेंगे और तीसरा जो वेक्टर होगा उसे हम लेंगे रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जस्ट उल्टे डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, वो आगे चल रहा था उसके जस्ट उल्टा चलेगा वो। अब देखो ऐसे समझो इसको, देखो तो जो तीसरा वेक्टर होगा ना जो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा था, वही वो दोनों का सम होगा। यही तो बताना चाह रहा है, ट्रायंगल लॉ में यही होता है कि दो वेक्टर होते हैं उस ट्रायंगल में जो सेम ऑर्डर में चलते हैं, और जो तीसरा वेक्टर जो होता है वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चलता है। वो दोनों वेक्टर के रिवर्स ऑर्डर में चलता है, मतलब जस्ट उल्टे वाले ऑर्डर में चलता है। तो जो तीसरा वाला वेक्टर है जो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, वो दोनों का सम होता है, वही सम होता है। देखो जैसे देखो, ए से लेकर बी एक वेक्टर है, एम वेक्टर है, वो आपका चला ऐसे, और बी से लेकर सी आपका चला, ये वेक्टर आपका सपोज करो ये एन है। ठीक है, एम है और एन है, ये सेम ऑर्डर में चले, इनका ऑर्डर सेम था। तो एक आपका तीसरा वेक्टर ऐसा आया जो रिवर्स ऑर्डर में चला। अब देखो ये कुछ इस तरह से चला, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी चला ये। तो सी से लेकर अगर ए चलता तो सेम ऑर्डर में हो जाता फिर, क्योंकि देखो ये बी चला, बी से लेकर सी चला, सी से लेकर फिर ए आ गया, तो सेम ऑर्डर बोलते हैं इसको। लेकिन ये इसने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर किया, ए से लेकर सी चला, एक दूसरे के सेम ऑर्डर चलिए, ये रिवर्स ऑर्डर चल गया, मतलब उल्टा चल गया। तो जो रिवर्स ऑर्डर में चला वेक्टर वो दोनों का सम होता है, मतलब ये दोनों का जोड़ होता है। ये तीसरा जो एल वेक्टर है, एम और एन का सम है, रिजल्टेंट। तो अगर आपको
दो वेक्टर को ऐड करना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि दो वेक्टर लेने हैं, उनको सेम ऑर्डर में करना है, और सेम ऑर्डर में करने के बाद एक लाइन खींच देना है दोनों के बीच, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो जो आपका लाइन आएगा उसका लेंथ ही उस दोनों का ऐड होगा। देखो मैं बताता हूँ, सपोज करो एक वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर ए है, कुछ इस तरह से जैसे है, ठीक है ना, बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा? तो इसको दोनों को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ फॉलो करना है आपको, मतलब ट्रायंगल लेस लॉ को यूज़ करते हुए जोड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम ऑर्डर में आपको सजाना होगा। तो ए मैं लूँगा, देखो यहीं पे करता हूँ, मैं ए लूँगा, फ्री वेक्टर का यूज़ करूँगा। फिर क्या करता है, बिना उसके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए उसको मूव करता है। तो मैं इसको ए को यहाँ पे उठा लाया, ठीक है, इसको यहाँ पे रुक जा, ये ना ये सटा हुआ है यहाँ पे ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये बी को यहाँ पे ले आता हूँ। अब मूव किया मैंने, मूव करते करते यहाँ पे लाया, ठीक है, मूव करके यहाँ पे कर दिया ऐसे, ठीक है, ये बी वेक्टर सेम ऑर्डर में हो गया। अब एक लाइन खींच देंगे रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब ए से लेके ये अब इस पॉइंट तक गया, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक गया, और इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक गया। तो अगर मैं यहाँ से लेके ऐसे खींचूँ वेक्टर तो वो सेम ऑर्डर में हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में खींचना है तो मुझे जस्ट इसको उल्टा खींचना पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर आ गया, सपोज करो सी, तो ये जो है ए और बी का रिजल्टेंट हो जाएगा। पर समझो कोई वेक्टर ए है इस तरह से, ठीक है, और एक और है ये आपका बी है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इसको मैं घसकाऊंगा, ठीक है, इसको घसकाओ चाहे इसको घसकाओ, दोनों घसका के आपस में ले आओ साथ में। सपोज करो मैं ए को यहाँ पे घसकाता हूँ, ठीक है, बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए मैंने इसको यहाँ से मूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ए वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट चाहिए, यानी मुझे एडिशन चाहिए इनका। द ट्रायंगल लॉ फॉलो करने के लिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो जो ट्रायंगल बनेगा ना वो बनेगा, वो खींचा जाएगा, वो रिवर्स ऑर्डर में खींचा जाएगा। वो ए से लेके बी है तो वो बी से लेके सी नहीं होगा, वो ए से लेके बी होगा, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो ये जो है सी जो है रिजल्टेंट है दोनों का एडिशन, यही है यहाँ पे दिया गया है। ए सी आपका देख सकते हो, ए सी जो है ये ए सी रिजल्टेंट है, इसे ए बी, इसका मतलब है कि ए बी को बी सी के साथ जोड़ा गया है, यही इसका रिजल्टेंट है। यानी एल इक्वल टू एम प्लस एन, थर्ड वेक्टर जो कि रिवर्स ऑर्डर में है वही रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, और सेम ऑर्डर में दोनों हैं, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में है, ये रिवर्स ऑर्डर में है। अब देखो एडिशन करने का दूसरा तरीका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन करने का दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। इस तरीके से भी हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर कंसीडर्ड टू बी द एडजेसेंट sides of parallelogram, then the resultant of the two vector is given by the vector that is diagonal passing through the point contact of two vector। यानी आपको दो वेक्टर को ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ से, तो आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम बनाने के लिए दोनों वेक्टर को एक पॉइंट से जोड़ना है आपको। कैसे? सपोज करो आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर आपका ए वाला है, ओके, बी वेक्टर। इन दोनों का यूज़ करके हमको पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करने के पैरेललोग्राम हम मुझे ए वेक्टर को घसकाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ए वेक्टर को मैंने घसका दिया है बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, फ्री वेक्टर का यूज़ करते हुए, ठीक है, कर दिया। अब ये दोनों से तो पैरेललोग्राम बनने से गया, तो इस पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे कंप्लीट एक और खींचना पड़ेगा यहाँ पे डॉट लाइन, पैरेललोग्राम तैयार करना भाई, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं तो, ठीक है। इस तरह से पैरेललोग्राम बन गया। तो देखो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर का एडिशन जो होगा, उन दोनों पॉइंट के जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं, दोनों जुड़ा हुआ जिस पॉइंट से, वहाँ से एक लाइन खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे, ठीक है ना, डायगोनल खींचेंगे। जो डायगोनल का लेंथ होगा वही उन दोनों वेक्टर का एडिशन होगा। यही पैरेललोग्राम लॉ कहना चाहता है। देखो समझो, पैरेललोग्राम लॉ ये कहना चाहता है कि अगर आप पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करते हुए दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, तो दोनों वेक्टर को एक दूसरे के सेम पॉइंट से जोड़िए। जोड़ने के बाद एक पैरेललोग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम बनाने के बाद उन दोनों पॉइंट जो जहाँ पे वो कॉन्टेक्ट करते हैं उनसे एक डायगोनल खींचिए। जो डायगोनल का लेंथ होगा वो दोनों वेक्टर का एडिशन होगा। बस इतना बोलना चाहता हूँ।
तो फ्रेंड्स यही आपका पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे मैंने बता दिया। जैसे ओ आपका एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से दोनों वेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनसे मैंने डॉट लाइन खींच के एक पैरेललोग्राम डिजाइन किया। उसके बाद जो है एक डायगोनल खींचा, ओ से जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ से मैंने बी तक एक डायगोनल खींचा, तो ये रिजल्टेंट है। यानी ओ बी जो वेक्टर है ओ बी वो ओ सी और ओ ए का रिजल्टेंट यानी एडिशन है। अब देखो नेक्स्ट नोट, आप यहाँ से नोट कर लो इसको। द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बी फ्रॉम ए इज रिटेन इज टेकन लिखा है यहाँ पे, 2 बार इज हो गया, इज टेकन टू बी द एडिशन ऑफ माइनस बी टू ए। तो अगर आपको किसी वेक्टर से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए कोई नियम नहीं आता है। जैसे एडिशन करने के लिए 2 वेक्टर के लिए नियम आप 2 पढ़े, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके माइनस कर देना वहाँ पे, जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें माइनस लगा देना है। जैसे आप ए वेक्टर है, ए वेक्टर में से आप बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बी में माइनस लगा दो, यानी बी को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, तो वो जो है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस ही लिखा है, एडिशन ही फॉलो करना है, वेक्टर का आपका एडिशन फॉलो करना है, बस आपको उसमें माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस बी को घटाना है तो माइनस बी कर दिया, तो ये माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फ्रेंड्स इसे डायग्राम से समझो। देखो जैसे ए आपका एक वेक्टर है, ठीक है, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपका बी वेक्टर है, ओके, इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये सी वेक्टर है। तो अगर ए वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर है तो सी क्या है, ए और बी का एडिशन है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमें बी में लगाना पड़ेगा माइनस। तो जैसे ही माइनस लगाएंगे इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मैंने आपको बताया, जैसे माइनस लगा अपोजिट हो गया, तो ये जो है बी इस तरह से जा रहा है, तो अब जो है इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। अब ये नहीं होगा इसका पॉइंट, अब ये इस तरह से जाएगा। अब हो गया ये रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये देखो ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल जब ऐसे गया, ये तो आपका सी तो ऐसे ही था, ठीक है। अभी ऐसे गया, ये ऐसे हो गया, अभी आपका रिवर्स ऑर्डर में, ए आपका रिवर्स ऑर्डर में अब दिखने लगा, ठीक है। तो आपका ए अब क्या होगा, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी आपका माइनस में हो गया, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो अगर एडिशन का फॉलो करेंगे हम लोग, तो देखो कुछ डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा काटकुट हो गया, इसको क्लियर बनाते हैं। यानी माइनस लिखने के बाद ये कैसा बनेगा, देखो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, और ये तो आपका पहले से ऐसे था, ओके। तो ये देखो ये सेम ऑर्डर हो गया। अब जो सी वेक्टर है ये जो बी वेक्टर, अब ये वेक्टर, ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर हो गई है। तो ये देखो ऐसे और ऐसे, ये सेम ऑर्डर में, सी और बी आपके सेम ऑर्डर में हो गए, ठीक। और ये आपका हो गया रिवर्स ऑर्डर में, तो ए इक्वल टू आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी प्लस बी हो जाएगा एडिशन के अनुसार, ठीक। और सी अगर निकाले जाएंगे तो ए में से बी जाएगा, ए में से बी, ठीक है। आगे हमारा सी ए माइनस बी। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो लंबा होता है तो ये जो ना मेरा ऐसा सेटिंग है मोबाइल में, पता नहीं क्यों अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो क्लोज हो जाए, अपने आप बंद हो जाए, तो समझ जाना कि अगला वाला जो थियोरी पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर का, डायग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली, ठीक है। इस तरह से जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, डायग्राम में बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये आपको कोई वेक्टर है, अगर ए वेक्टर है तो अगर माइनस उसमें लगा दे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, वो माइनस ए, बस डायरेक्शन चेंज कर देना। जैसे डायरेक्शन चेंज करोगे एडिशन ऑफ वेक्टर अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री जो है आपका, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए इसका थ्योरी भी बड़ा होगा। हर एक कंसेप्ट को हमें समझना होगा जिससे आने वाले टाइम में हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हर एक क्वेश्चन को क्लियरली कर पाएँ। इसलिए ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, प्लीज़ जो है पेशेंस बनाए रखना। और फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और हो सकता है कि चलते ये बंद हो जाए कहने का मतलब है कि ये क्लोज हो जाए ऑटोमेटिक। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि बोलते बोलते अपने आप आवाज़ मेरा बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी बचे थियरी को कर लेंगे, और टाइम बचा तो उसमें प्रॉब्लम भी करेंगे 3.1। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।